ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीएम्बल, और ये है हमारा टॉपिक नंबर 4, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है। जब हमने पढ़ा था तो बताया था मैंने कि ओरिजिनली संविधान में पार्ट कितने थे? 22। ठीक है। आर्टिकल्स कितने थे? 395। शेड्यूल्स कितने थे? 8। और एक क्या था? प्रीएम्बल। हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो हम टॉपिक के साथ साथ ही ऐसे ही कवर करते हुए चलेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ऐसा नहीं बोलते यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन मतलब सेंटर, सेंटर और उसकी टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जो मेंशन है ये है हमारे पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक। तो इनको ब्रीफली देखेंगे, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक क्या है। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, is union of states rather than फेडरेशन। ठीक है। ये हमारे लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन, कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं ना के फेडरेशन। पहली चीज तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पे बहस हो रही थी कि इसको हम इंडिया बोलेंगे या भारत बोलेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि देश का नाम रखा जाएगा इंडिया, और कुछ लोग बोल रहे थे कि देश का नाम रखा जाएगा भारत। फिर किसी मेरे जैसे समझदार आदमी ने सजेस्ट करा कि हम दोनों रख सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है रेदर देन फेडरेशन? तो पहले ये जान लेते हैं कि फेडरेशन कौन है रेदर देन फेडरेशन। फेडरेशन है यूएसए। इस नाम से तुम्हें क्या पता चलता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी स्टेट्स ने एक साथ आके, एक साथ मिलके स्टेट्स ने बनाया है किसको? देश को। राज्यों ने मिलके किसको बनाया है? देश को बनाया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। इंडिया में देश सर्वोपर है, देश ने बनाया है स्टेट्स को, राज्य को देश ने बनाया है। ठीक। अब इस चैप्टर में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है और जहां पे एग्जामिनर हमको कंफ्यूज कर सकता है, दैट इज वो हमको स्टेटमेंट दे देगा कि पहले ये लाइन देखो क्या है कि इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, और दूसरा स्टेटमेंट है डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। डिस्ट्रक्टेबल मतलब जिसको तोड़ा जा सकता है। इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब जो किसी भी हालात में नहीं टूट सकता। ठीक है। अब इसमें यह पूछेगा कि बताओ इन दोनों में यूएसए का एग्जांपल कौन सा है और इंडिया का कौन सा है। ठीक है। ये बोल रहा है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, कि किसी भी हालात में यूनियन नहीं टूट सकती, देश नहीं टूट सकता, लेकिन स्टेट्स टूट जाएंगे। ये बताओ यूएसए में स्टेट्स पावरफुल हैं या यूनियन? यूएसए में पावरफुल है स्टेट्स, और इंडिया में पावरफुल है यूनियन। जैसा कि हमने जब सेलिएंट फीचर्स पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था कि क्वासी फेडरल है और थोड़ी सी हल्की सी इंक्लाइनेशन है किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। ठीक है। तो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन यानी यूनियन नहीं टूटेगी किसी भी हालत में, लेकिन स्टेट्स टूट जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है ये करता है इंडिया, क्योंकि यूनियन कैसी है? इनडिस्ट्रक्टेबल, जो कभी नहीं टूट सकती, लेकिन स्टेट्स टूट सकते हैं। डिस्ट्रक्टेबल यूनियन, के यूनियन टूट जाएगी लेकिन कभी भी स्टेट्स नहीं टूट सकते। ये एग्जांपल किसका होगा? यूएसए का। अब एग्जामिनर तुमको किस तरह से कंफ्यूज करेगा कि स्टेटमेंट में ये चीजें चेंज कर देगा, इंडिया की जगह यूएसए डाल देगा और यूएसए की जगह इंडिया डाल देगा। इंडिया में याद रखना इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, ठीक है, और यूएसए में इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरा डिफरेंस ये भी है कि हमारे यहां राइट टू सिसीड इंडिया में नहीं है।
हमारे यहाँ ऐसा है क्या कि अगर कोई स्टेट चाहे तो वो देश से अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा है क्या राइट? यहाँ पर ऐसा राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू सिसीड इंडिया नहीं देता। अगर ऐसे होता तो नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा पार्ट, साउथ का बहुत सारा पार्ट, जम्मू कश्मीर कब का देश से अलग हो चुका होता, ठीक है। लेकिन राइट टू सिसीड हमारे यहाँ पर नहीं है, अखंड रहना चाहिए भारत और ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ, यूनियन ऑफ इंडिया या टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन दोनों में से वाइडर एक्सप्रेशन कौन सा है? वाइडर मतलब जो देश को वाइडली डिफाइन करे, वो कौन सा है इन दोनों में से? यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ आते हैं जो इंडिया के स्टेट्स हैं, जो हमारे पास 28-29 स्टेट्स हैं, इसमें सिर्फ वो स्टेट्स ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। यूनियन में सिर्फ काउंट होंगे क्या? स्टेट्स। लेकिन टेरिटरी ये बहुत वाइडर एक्सप्रेशन है, इसमें स्टेट्स भी इंक्लूड होंगे प्लस यूनियन टेरिटरीज जो यूटीज हैं वो भी इंक्लूड होंगी, प्लस फ्यूचर में जो हम एक्वायर कर सकते हैं ऐसी टेरिटरीज भी टेरिटरी में ही इन्वॉल्व होंगी, इंक्लूड होंगी। तो यूनियन ऑफ इंडिया या टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनमें से वाइडर एक्सप्रेशन कौन सा है अगर कोई पूछे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन दैट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यूनियन में आएंगे सिर्फ स्टेट्स और टेरिटरी में आएंगे कौन सा? स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस फ्यूचर में अगर कुछ एक्वायर कर सकते हैं हम, कोई और सी टेरिटरी किसी और देश की अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो वो भी किस में आएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा, ठीक है। दैट इज योर आर्टिकल 1, समझ में आया? आर्टिकल 1 इतना ही तो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल जंप टू आर्टिकल 2। दस कितना चोरी करा? आर्टिकल 1 समझ में आया सबको? हम इस चैप्टर में आर्टिकल सब पढ़ रहे हैं या आने वाले चैप्टर में कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि 395 के 395 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ने पड़ेंगे, बाकी की सिर्फ आउटलाइन याद होनी चाहिए कि अगर 100 से 150 तक के आर्टिकल हैं तो ये किस चीज से रिलेटेड है, दैट्स इट। बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या पावर देता है पार्लियामेंट को? दो पावर देता है, एडमिट इनटू न्यू स्टेट्स और दूसरा क्या है? हाँ हाँ, दूसरा एडमिट इनटू यूनियन आर्टिकल 2 के अंडर ये दो पावर आती है, एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, कि अगर हमने किसी दूसरे देश का कोई भी टेरिटरी एक्वायर की है, जैसे कि पौंडीचेरी हुई, ठीक है, फ्रांस से, फिर उसके बाद बांग्लादेश को कुछ चीजें हमने दी थी, पाकिस्तान को हमने कुछ चीजें दी थी, ठीक है। तो अगर किसी और देश का कुछ पार्ट अगर हमें अपने इंडिया में इंक्लूड करना है तो दैट इज एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। और दूसरी पावर है कि एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, जैसे कि 28 के बाद 29वां स्टेट तेलंगाना बना, ठीक है, तो वो आर्टिकल किसके अंडर बना होगा? आर्टिकल 2 के अंडर, ठीक है। तेलंगाना ही तो ना। आर्टिकल 2 के पास क्या क्या पावर्स है? एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, किसी बाहर की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी को इंडिया में इंक्लूड करना, या तो फिर नया स्टेट्स बनाना, इज अंडर योर आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 थोड़ा वाइडर है, ये क्या बात करता है? क्या है? ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है। अगर कोई पूरा पूरा ऐसा पूछे कि व्हाट इज आर्टिकल 3, तो इट टॉक्स अबाउट इंटरनल रीएडजस्टमेंट। इसमें एक्सटर्नल भी था, आर्टिकल 2 में एक्सटर्नल भी था कि बाहर की अगर कोई टेरिटरी तुम्हें एक्वायर करनी है और अपनी यूनियन में जोड़नी है तो वो उसमें आएगा।
लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है कि ये सिर्फ देश के अंदर अंदर की आंतरिक चीजों को तुम्हें किस तरह से बदलना है, इसमें सिर्फ वो आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? फॉर्म न्यू स्टेट by separation of territory from any state or by uniting two or more states। ये देखो आर्टिकल 3 में बताया कि अगर कोई नया स्टेट हम बना रहे हैं, कैसे? या तो किसी एक स्टेट में से किसी और स्टेट को निकाल के, जैसा कि क्या एग्जांपल है उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश में से थोड़ा सा एक पार्ट निकाल के एक और स्टेट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड। ठीक है, या तो हाँ, या तो ऐसे, या फिर दूसरा एग्जांपल है, या फिर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट को जोड़ के अगर तुम्हें एक स्टेट बनाना हो तो वो भी अंडर आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है, जब तुम्हें नया स्टेट बनाना हो, दो या दो से ज्यादा स्टेट को मिला के, या तो एक ही स्टेट के दो पार्ट या दो से ज्यादा पार्ट करके। ठीक है, ऐसे जो स्टेट्स बनेंगे दैट विल बी टर्म्ड अंडर आर्टिकल 3। अब ये इंक्रीज एरिया, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज भी कर सकता है, डिमिनिश, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा भी सकता है, किसी स्टेट का एरिया घटा भी सकता है। ऑल्टर बाउंड्रीज और ऑल्टर नेम, ये सब इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात है। ये सब इंटरनल रीएडजस्टमेंट की जो बात है ये की जाती है अंडर आर्टिकल 3। किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना हो, किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज करना हो, बाउंड्रीज ऑल्टर करनी हो, बाउंड्रीज में अगर कोई फेरबदल करना है कि भाई तुम्हारी लास्ट जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहां तक है, या फिर नाम बदलना हो। ठीक है, नाम बदलना फेवरेट काम किसका है? योगी आदित्यनाथ का। तो योगी आदित्यनाथ का जो फेवरेट काम है नाम बदलना, वो किस आर्टिकल के अंदर आएगा? हाँ, वो तो हर चौथे दिन कुछ ना कुछ सब चीज का नाम बदलते रहे। मेरठ में बेगम पुल का नाम भी चेंज हो गया, फेमस जो था। हाँ, ठीक है, तो योगी जी का जो ये काम है नाम बदलना, ये अंडर आर्टिकल कौन से आएगा? आर्टिकल 3 के अंदर। तो कुछ नहीं पता, वे कल को यूं कहने लगे कि भाई उत्तर प्रदेश, आज से तेरा नाम उत्तर प्रदेश, कुछ भी कर सकता है वो आदमी। ठीक है, ये सब किस में आएगा? आर्टिकल 3 के अंदर। अब ये बताओ, अगर ऐसा कोई बिल होगा, ऐसा कोई बिल इंटरनल रीएडजस्टमेंट का स्टेट लेजिस्लेचर में आ सकता है क्या किसी? ऐसा कोई काम कोई स्टेट कर सकता है क्या? ऐसे तो फिर स्टेट के लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी बिल सिर्फ कहां पे आ सकता है? पार्लियामेंट में। ठीक, ऐसा कोई भी बिल सिर्फ पार्लियामेंट में आ सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे तो फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट के नाम भी चेंज कर देगा, एरिया को भी डिमिनिश कर देगा। ठीक है, ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में आ सकता है, और पार्लियामेंट में भी जब आएगा तो किसकी रिकमेंडेशन से आएगा? रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होगा, जिस भी हाउस में होना होगा, ईदर ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से होगा। फिर एक हाउस में आएगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब ऐसे बिल को प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा, किसको? स्टेट को। कौन से स्टेट को? कंसर्न स्टेट को। कंसर्न स्टेट का मतलब, कंसर्न स्टेट का मतलब कि अगर यूपी के एरिया की डिमिनिश करने की बात हो रही है या इंक्रीज करने की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट ऐसा बिल किस स्टेट को भेजेंगे? यूपी को। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंसर्न स्टेट। ठीक है, कंसर्न स्टेट को भेजेंगे तो सही, लेकिन जो स्टेट के व्यूज हैं
वो क्या बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है? अब इसमें स्टेट ऐसे करके मेम दे रहा होगा, गजब बेइज्जती है यार, कि आप स्टेट को ये बिल भेज तो रहे हो, लेकिन जो भी स्टेट ने राय दी है वो बाइंडिंग है या नहीं, वो नॉन बाइंडिंग है। बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग दो वर्ड हैं, जिसका मतलब ये है, पता है मुस्कान, इसका मतलब ये है, बाइंडिंग का मतलब कि अगर कोई सलाह दी गई है तुम्हें, तो वो तुम्हें माननी ही माननी पड़ेगी, तो उस सलाह का जो नेचर होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग। लेकिन अगर तुम्हें कोई सलाह दी गई है, अब उसमें तुम्हारी मर्जी है कि तुम मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, वो सलाह कैसी है, नॉन बाइंडिंग। तो यहाँ पे जो स्टेट, जो प्रेसिडेंट ने ये बिल रेफर किया था स्टेट को, और स्टेट से उसके विचार पूछे थे, ठीक, तो उसके जो विचार हैं वो कैसे हैं, नॉन बाइंडिंग। यानी सेंटर की या प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो सेंटर स्टेट की बात माने या ना माने। मतलब सपोज करो, यूपी तो नहीं, उत्तराखंड को सपोज कर लो, ठीक है, उत्तराखंड के अगर बाउंड्रीज की कोई बात हो रही है कि भाई इसकी बाउंड्रीज हमें छोटी करनी है, ठीक है, और फिर ये बिल भेज दिया गया, दोनों हाउस में पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास आया, और प्रेसिडेंट ने ये बिल उत्तराखंड को ही भेज दिया कि भाई जरा इसमें देख के बताओ कि हम ये करें या ना करें। उत्तराखंड ने कर दिया मना कि जी नहीं, इसकी बाउंड्रीज के साथ छेड़छाड़ मत करो। फिर भी सेंटर की मर्जी है, वो छेड़छाड़ करेंगे भी और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे भी। यानी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं है। व्यूज क्या है, नॉन बाइंडिंग, सिर्फ इतना है कि उसको बिल भेजा जाएगा, दिखाया जाएगा, फिर भेज ही क्यों रहे हो, ठीक है, स्टेट को बताने के लिए कि हु इज द बॉस हियर, कि यहाँ पे पावरफुल कौन है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो भी व्यू देगा, वो व्यू कैसे होंगे, नॉन बाइंडिंग। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसका मतलब तो ये हुआ, क्या बेटा, हाँ, नॉन बाइंडिंग का मतलब यही तो हुआ संध्या, कि अगर प्रेसिडेंट ने इसको ये बिल जो भेजा, इस बिल में लिखा हुआ था कि आपके स्टेट की एक बाउंड्री छोटी कर दी जाएंगी, ठीक, कर दी जाएंगी। अब जब ये बिल उनको भेजा तो उनको आपत्ति होगी, ठीक है, कि भाई इसकी बाउंड्रीज आप छोटी मत करो। लेकिन स्टेट कर क्या सकता है, सिर्फ सलाह दे सकता है कि भाई इसकी बाउंड्रीज छोटी मत करना। लेकिन अब ये मर्जी किसकी है कि ये बाउंड्रीज को छोटा करे या ना करे, पार्लियामेंट की, ठीक है, पार्लियामेंट की मर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कैन ड्रॉ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल, ठीक है। ये टेक्निकली है, टेक्निकली इसलिए है क्योंकि जो व्यूज हैं स्टेट लेजिस्लेचर के वो कैसे हैं, नॉन बाइंडिंग। यानी स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न चाहे कितना भी चिल्लाता रहे कि हमारा नाम मत बदलो या हमारी बाउंड्रीज के साथ छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, होगा तो सिर्फ क्या, जो कौन चाह रहा है, पार्लियामेंट जो चाह रहा है। यानी स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। तो इसका टेक्निकली ये मतलब हुआ कि पार्लियामेंट जिस तरह से चाहे उस तरह से इस देश के मैप को बदल सकता है, ठीक है। नहीं, नॉन बाइंडिंग है, नाम क्या है, नहीं, राय दे सकते हैं बट वो राय मानी नहीं जाएगी अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो। अगर ये व्यूज बाइंडिंग होते और स्टेट बोल देता कि भाई हमारे जो बाउंड्रीज है उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, तो फिर वो माननी पड़ती। अब अगर ये बोल रहा है तो वो मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती, ठीक है। दैट इज योर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में बचा कुछ, इसका यूज भी कर सकते हैं, इसमें फेडरेशन में सेंट्रल पाया तो उसमें यूज कर सकते हैं इसका भी। इसीलिए तो वो कहा जाता है कि इंडिया इज अ फेडरल, फेडरल कंट्री है क्या इंडिया, क्वासी फेडरल बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि देयर इज एन इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स, फेडरल का मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल प्योर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्वासी फेडरल का मतलब कि थोड़ा सा इंक्लाइनेशन है किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। और इस लाइन का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर सेंटर को ये लगता है कि कोई स्टेट ठीक नहीं चल रहा या संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा, तो बहुत सारे प्रोविजन हैं कि वो लगा के और उसकी अकल ठीक की जा सकती है। जैसे
जैसे कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, ये सब लगाया जा सकता है। लेकिन अगर स्टेट को ऐसा लगे कि सेंटर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है या अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक है। दैट इज योर आर्टिकल 3। नाउ कम्स आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बोलता है कि जो ये चीजें ये डिक्लेयर करता है, ये डिक्लेयर करता है कि आर्टिकल 2 जिसके हिसाब से तुमने ये नए स्टेट्स बनाए हैं, और आर्टिकल 3 जो बात करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट की, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट समझते हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान में जब बदलाव किया जाता है, तो अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जैसी कोई चीजें हैं तो हमको संविधान में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं लगेगा अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज अमेंडमेंट नहीं है? व्हाट इज आर्टिकल 368? अगर कोई आपसे सिंपली ये पूछे कि व्हाट इज आर्टिकल 368, इट टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट, ठीक। आर्टिकल 368 किस बारे में बात करता है? अमेंडमेंट के, यानी संविधान में सुधार की बात करता है, चेंजेस की बात करता है। अब संविधान में चेंजेस 3 तरह से आ सकते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें सिंपल मेजोरिटी लगती है। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% प्लस 1 का रूल, ठीक है। कहां पे? आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, नॉट एन अमेंडमेंट, ये डिक्लेयर लो। सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1। एक अमेंडमेंट होते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, इसमें 2/3 आती है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 51 लोगों से काम चल रहा है तो वहां पे 67 लोगों से काम चलेगा, ठीक है, 100 में से। तीसरी होती है फिर अमेंडमेंट कि स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए, ठीक है। हाँ, जितने भी स्टेट्स हो उसका हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब आर्टिकल 368 में आते हैं क्या? अमेंडमेंट, संविधान में सुधार। लेकिन आर्टिकल 368 में ये भी आएगा स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट्स भी आएगा, लेकिन सिंपल मेजोरिटी नहीं आता, ठीक है। सिंपल सी बात कि व्हाट डज आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट? आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट आते हैं इसमें? सिंपल मेजोरिटी वाला नहीं आता। तो कौन से आते हैं? बाकी के बचे 2, स्पेशल मेजोरिटी और प्लस स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जहां पे रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए, ठीक। तो आर्टिकल 4 क्या बात करता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है इनको हम अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करते। अच्छा ये बताओ, अगर हमारी कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, सपोज करो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, और वो बाउंड्री डिस्प्यूट रिजोल्व करवाने के लिए क्या हमें कोई संविधान में अमेंडमेंट लाने की जरूरत है? बाउंड्री डिस्प्यूट अगर हमारी है, पाकिस्तान से है, चाइना से है, तो क्या अगर उसमें हमारा समझौता हो रहा है किसी तरह से, तो क्या हमको कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत है संविधान में? पहले भी नहीं थी। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि इफ इट इज अबाउट बाउंड्री डिस्प्यूट तो आपको संविधान में कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको कोई अपना एक पार्ट किसी और देश को देना हो तो उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत है क्या? उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत है। कोई पार्ट किसी और देश से लेना हो हमें तो उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत है क्या? उसके लिए भी अमेंडमेंट की जरूरत है। एग्जाम्पल कौन सा बेटा बता? देख, हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो पास की जा सकती हैं सिर्फ सिंपल मेजोरिटी। जैसे सिंपल मेजोरिटी का मतलब कि अगर लोकसभा में 545 लोग बैठे हुए हैं तो हमको सिर्फ सपोर्ट कितनी चाहिए? 50% प्लस 1 लोगों की, यानी 51% लोगों की सिर्फ, ठीक है। 450 अगर वहां पे लोग हैं तो हमको कितने चाहिए? 225 सिर्फ, ठीक। उसके बाद संविधान में कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको बदलाव करने के लिए हमको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, यानी 67% के आसपास लोग चाहिए। जहां 225 में काम चल रहा था, अब वहां लगभग 450 में से 300 लोगों के हमें काम चलेगा।
और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट ये होता है कि 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ अगर 28 स्टेट हैं तो 14 स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए कि हाँ ठीक है आप ये बदलाव कर लो। और आर्टिकल 368 में सिर्फ ये दोनों आते हैं, ये नहीं आता। ठीक है। तो ये एक रूलिंग, इसमें कोई केस मेंशन नहीं है कि कौन से केस में या कैसे। ये रूलिंग 1969 में सुप्रीम कोर्ट की थी, जहां पे ये बोला गया था कि बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। 1969 के एक केस में, कौन सा केस था, क्या जजमेंट था, ऐसा उन्होंने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया। सिर्फ ये कहा कि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है हमारी किसी देश के साथ, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, तो उनको सेटल करने के लिए हमें संविधान को छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई टेरिटरी किसी देश को देनी हो, यानी अपना कोई पार्ट अगर हमें किसी और देश को देना हो तो अमेंडमेंट लगेगा क्या? और अगर दूसरे देश का कोई पार्ट हमें अपने में अंदर लेना हो तो भी अमेंडमेंट करेगा, देने में भी और अमेंडमेंट लगता है। अमेंडमेंट पहले मैंने बताया था कि संविधान में जो चीजें 1949 को संविधान लिख के तैयार हो गया, अब इसके बाद अगर कभी भी कुछ भी इसमें बदलाव लाना होगा, कोई चेंज लाना होगा, तो क्या लगेगा? अमेंडमेंट लगेगा। ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल, एक तो 9th अमेंडमेंट एक्ट है और एक 100th अमेंडमेंट एक्ट है। 9th अमेंडमेंट एक्ट में हमने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरीज दी थी, और 100 अमेंडमेंट एक्ट से पाकिस्तान, ना ना ना, पाकिस्तान पहले, बांग्लादेश बाद में। क्योंकि पहले पाकिस्तान बन गया था। ठीक है। 100 अमेंडमेंट एक्ट से बांग्लादेश से कुछ टेरिटरीज का लेन देन हुआ है, और 9th अमेंडमेंट एक्ट से पाकिस्तान से, मतलब ये 9th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1960 में, और ये 100 अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये 2015 में आया था। ठीक। हाँ, लिबरेशन ऑफ वॉर 1971। ठीक है। किसने? पाकिस्तान को। तो बेटा पाकिस्तान से भी अगर कुछ लेने की अगर जरूरत पड़ जाए तो बस पाकिस्तान को सेड टेरिटरीज, जो जो हमने प्रॉमिस किया हुआ था, वो 10 साल बाद वो टेरिटरीज दी थी हमने। ठीक है, ट्रांसफर की थी। अगर पाकिस्तान से भी कुछ हमें लेना पड़ जाए तो बस फिर तो देश क्या ही रह गया हमारा। ठीक। अब गरीब से क्या ही लें, इनको तो दिया ही है यार, जो देश ही हमने बनाया है माउंटबेटन प्लान से। ठीक है, उसमें हम इनसे क्या ही लेंगे। बट हाँ, बांग्लादेश से कुछ एनक्लेव्स थे, 111 थे ना, 111 एनक्लेव्स थे जो हमने 51 दिए थे, 111 दिए थे। एनक्लेव्स क्या होते हैं? मेरठ में एक फेमस कॉलोनी है, जैसे अप्पू एनक्लेव, मतलब जहाँ पे एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहती हो, जैसे कि भाई जाट है यहाँ, तो ये उनके जाटों का एनक्लेव है, इस तरह करके बोल देते हैं। ठीक है। जब 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 टेरिटरीज ली होंगी तभी तो ऐड होगा। 111 एनक्लेव्स
दिए, 51 लिए, प्लस 6.1 किलोमीटर की डिमार्च बाउंड्री। बॉर्डर स्ट्रेच। ठीक है, इतना याद रखना कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट की कोई बात है तो अमेंडमेंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई पार्ट हमें लेना है या अपना कोई पार्ट अगर देना है तो अमेंडमेंट लगता है। ठीक, इतना याद रखना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट फेडरेशन। वो क्यों नहीं है वो हमने देख लिया, क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन पावरफुल है ना के स्टेट्स। आर्टिकल 2 बात करता है क्या कि एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया या एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 बात करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट की, और आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो ये चेंज हो रहे हैं इनको हम अमेंडमेंट नहीं कहते। ठीक है, कौन से? हाँ, बांग्लादेश के लिए जब ये हुआ था तो 4 स्टेट के प्रोविजन अमेंड हुए। 4 स्टेट वो कौन कौन से थे? असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे इंडियन स्टेट्स ऐसे कौन से हैं दैट शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश, यही 4 है। ठीक है, और कॉमन बाउंड्री 4000 कुछ किलोमीटर की है हमारी। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं वो किस देश के साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश की। कितनी? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर, दैट इज विद बांग्लादेश। ठीक है, अब क्या है इसमें? कमेटीज। हाँ 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 हाँ, 550 ना बजा मारा, कौन सा रिकॉर्ड मारा? हाँ भाई, प्रिंसली स्टेट्स जब देश आजाद हुआ, ये देखो सिचुएशन क्या थी। जब देश आजाद हुआ तो इतने प्रिंसली स्टेट्स थे, 552 इतने स्टेट्स थे। ठीक है, जिनको 3 ऑप्शन दिए गए कि या तो वो इंडिया का हिस्सा बने, या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या तो वो इंडिपेंडेंट रहे। ये जो बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो काम था, आयरन मैन ऑफ इंडिया, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिनके लिए, उनका इसमें मेजर रोल था। इनमें से बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि हम क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। प्रिंसली स्टेट्स तो जो ठीक ठीक थे, जिनके ठीक ठीक नाम थे, दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट थिंग कि भाई हमें ना तो इंडिया का हिस्सा बनना है और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, हम कैसे रहेंगे? इंडिपेंडेंट। इट वॉज एफर्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने ये कहा कि इस तरह से तो फिर भारत के कम से कम 200 हिस्से होंगे, 300 हिस्से होंगे। और ये सच है, और ये सच है, अगर वो ना होते तो भारत के छोटे छोटे इतने सारे हिस्से होते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हें नहीं पता पर तुम्हें इंडिया का ही हिस्सा होना है। ठीक, 449 549, हाँ 3 ही तो रह गए थे बस। 549 जो है उन्होंने क्या कहा कि वो इंडिया के साथ रहेंगे। बाकी जो 3 थे उन्होंने क्या कहा? 3 थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इनका फैसला ये था कि दे विल स्टे इंडिपेंडेंट, लेकिन इवेंचुअली इनको भी इंडिया में ही मर्ज करा लिया गया था। कश्मीर के लिए तो जो डॉक्यूमेंट आया था दैट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जो महाराजा हरि सिंह के साथ उस टाइम पे साइन हुआ था। ठीक है, जूनागढ़ रिफरेंडम कल ही पढ़ाया था।
पब्लिक ओपिनियन जब जाननी हो हमें, दैट इज पब्लिक ओपिनियन को जब हम पुट टू वोट कर दें कि हाँ कि ये चीज ठीक करनी है या नहीं, प्लेबिसाइट इज जस्ट कि हाँ ओपिनियन। और हैदराबाद को इन्होंने करा था पुलिस एक्शन से। रेफरेंडम जब हम लोगों की राय जाने बाय वोट्स कि भाई तुम क्या चाह रहे हो ये वोट करके बता दो, दैट इज रेफरेंडम। तो यहाँ के लोगों से जब वोट कराई गई कि भाई बताओ तुम क्या चाहते हो, तो वो भी इवेंचुअली किसमें आया कि दे विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। पुलिस एक्शन हैदराबाद में तो लठ बजाया गया था। हैदराबाद पहले पाकिस्तान में करना था। हाँ, पाकिस्तान में गया, फिर उसने कहा कि आई वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट। फिर उसने कहा कि नहीं मैं तो इंडिया में का हिस्सा बनूंगा। वो कैसे? पुलिस एक्शन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लठ बजवाया वहां पे कि तुम्हें नहीं पता पर तुम यही चाहते हो, तुम्हारी भलाई इसी में है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ये मतलब हरि सिंह थे, उनके साथ एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था कि हाँ ये आप इंडिया का ही हिस्सा रहोगे लेकिन आपके पास और स्टेट से अलग थोड़ी सी पावर होगी जो अब तक भी थी कि और स्टेट के जो लोग हैं वो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने हिसाब से चलता है अलग, वहां के जो रूल्स हैं वो सेंटर से होते हैं अलग, वो सब जिस चीज में मेंशन थे दैट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। हाँ अभी तो सब कुछ है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो फिर इसके बाद हुआ 29 स्टेट्स हुए उस टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है। 29 स्टेट्स हुए उस टाइम पे फिर, और इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो 4 में हुआ कि स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी। अब ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन है 2019 का या 2020 का, कि पूछा गया था कि बताओ स्टेट ए में रूल कौन करता था, और उसके आगे ऑप्शन थे राज प्रमुख, गवर्नर, या मतलब ये मैच द कॉलम में बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन बैठता है, पूछा जा सकता है कि जब स्टेट का क्लासिफिकेशन ए बी सी डी पे था कि स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, उस टाइम पे स्टेट ए में कौन रूल करता था, बी में कौन करता था? ए में कौन करता था? गवर्नर्स। बी में सी में डी में लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय ठीक है। ये क्लासिफिकेशन थी स्टेट्स की, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस चैप्टर में जो अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो सिर्फ कहां से पूछे गए हैं। एक तो पूछा जाता है कि वही वाला जो स्टेटमेंट है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, उसके बाद पूछा गया है चैप्टर में से ये क्लासिफिकेशन ए बी सी डी, ए में रूल कौन करते थे, बी में कौन करते थे, सी में कौन करते थे, डी में कौन करते थे। उसके बाद अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बचता है तो इस चैप्टर में 3 कमेटीज है, कमीशन है, ठीक है, लिंग्विस्टिक पैटर्न पे, या फिर उनसे पूछ लिया जाता है। वी हैव डन विद दिस। अब हम लोगों की सिर्फ क्या बची है, कमेटीज। उस टाइम का नाम था सीएम, तो बेटा उस टाइम पे नाम ही नहीं था सीएम। उस टाइम से हम कैसे कर सकते हैं कंपेयर कि सीएम की होती है या नहीं? कुछ भी जो हेड कर रहा है। हाँ, जो हेड कर रहा है, मतलब हम कंपेयर तो तब करें ना कि भाई उस टाइम पे सीएम भी था क्या? सीएम जैसी तो कोई चीज नहीं थी। कमेटीज करें आप, और कुछ तो नहीं बचा? वो जो कहानी है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि अगर ये ना होते तो भारत के इतने सारे हिस्से होते, वो इसी चीज पे है कि 552 छोटे 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 स्टेट, और जिसमें आधे से ज्यादा ये बोल रहे हैं कि हमें तो अपना अलग देश चाहिए, हम तो अब सबको पीएम बनने का था जिन्ना की तरह, ठीक है, जिन्ना तो बन गया था। कमीशन 1948 में एक आया, दैट वाज एसके धार कमीशन। इसका काम क्या था, मतलब ये कमीशन बैठाया क्यों गया
इसका काम ये था कि ये देख के बताओ कि हम अब जब आजाद हो जाएंगे तो भारत के जो स्टेट्स हैं वो किस पैटर्न पे बांटे जाएंगे, ठीक है। अब उस टाइम पे जो डिमांड थी वो थी डिमांड के लिंग्विस्टिक पैटर्न पे। लिंग्विस्टिक पैटर्न का मतलब भाषा के आधार पे कि तुम्हारे ये जो अब स्टेट्स बनेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में, इन्हें आप भाषा के आधार पे बांट दो कि जो हिंदी स्पीकिंग है उनको रखो अलग, जो उड़िया स्पीकिंग है उनको रखो अलग, जो बंगाली है उनको रखो अलग, बिहारी है उनको रखो अलग, जो साउथ वाले हैं उनको रखो अलग। यानी एक जैसी जो भाषा बोलते हैं उनको रखो एक स्टेट में, दूसरे जैसी जो भाषा रखते हैं उनको रखो एक स्टेट में, ठीक है। हाँ, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज। अब इन्होंने फिर एस के धार ने रिकमेंड क्या किया, इन्होंने लिंग्विस्टिक पैटर्न को रिजेक्ट किया और इन्होंने रिकमेंड क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न पे डिवाइड करो, एडवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न एंड रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक पैटर्न 1948। ये कमीशन 3 है, इनकी भी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आया, एसके धार, उसके बाद जेवीपी कमेटी, उसके बाद फजल अली वाली, ठीक है। तो इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो याद होनी चाहिए। इसके बाद ईयर क्या था जेवीपी का, 1949 में जेवीपी कमेटी। इस जेवीपी कमेटी में इनका नाम है J4 जवाहरलाल, V4 वल्लभ भाई पटेल, पताभी सीतारमैया। ये 3 लोग थे इस कमेटी में। इन्होंने भी रिजेक्ट किया किस चीज का, लिंग्विस्टिक पर, यानी वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो पैटर्न था वो इन्होंने भी रिजेक्ट किया। रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेस, इन्होंने भी मना कर दिया कि भाई भाषाओं के आधार पे स्टेट्स को बांटना इज नॉट गुड, ठीक है। और क्या था इसमें, अरे हाँ वो तो, बट अभी तो 49 है ना इनके, इसमें कुछ और है क्या जेवीपी में, वो ठीक है, लेकिन इस कमेटी में कुछ था क्या, इसमें कुछ नहीं था। उसके बाद वो एक एफर्ट, वो सिंगल एफर्ट है, उसको बाद में पढ़ेंगे। जेवीपी के बाद 19 ईयर फजल अली का 53, 56 पे तो वो आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अरे क्या हो गया, 53 में है। तीसरी कमेटी आई कौन सी, फजल अली की। इसके मेंबर याद रखना, KM पनिक्कर, HN हुंजरू और फजल अली। HN कुंजरू या हुंजरू, कैसा था नाम, कुंजरू। तो इसके 3 मेंबर कौन कौन हुए, फजल अली, KM पनिक्कर और HN कुंजरू। इन्होंने भी रिजेक्ट किया ये वाला आइडिया कि रिजेक्टेड वन लैंग्वेज, इन्होंने ये तो रिजेक्ट किया कि भाई एब्सोल्युटली तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि एक स्टेट में सिर्फ एक ही तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन लिंग्विस्टिक पैटर्न इन्होंने मान लिया था, ठीक है। एक्सेप्टेड लिंग्विस्टिक एज पैटर्न, एक्सेप्टेड लिंग्विस्टिक बेस, मतलब जो एकदम से ये क्लासिफिकेशन है ना कि इस स्टेट में सिर्फ यही लोग रहेंगे, वो तो नहीं होगा कि अगर कोई और लोग भी इस स्टेट में आना चाहें तो वो भी रह सकते हैं, लेकिन इसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ लिंग्विस्टिक बेस इज गुड इनफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। अब एक
लिंग्विस्टिक पैटर्न पे पहला प्रदेश आंध्र प्रदेश। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल करने का तरीका होता है, जैसे जो डीएम होता है ना, वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि हाँ स्टेट किस तरह से चलेगा। आंध्र प्रदेश, ये जो एफर्ट्स थे वो किसके थे? पोटी श्रीमालू के। एफर्ट्स ऑफ ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, कितने दिन की? 50 कितने डेज की? पोटी श्रीमलू जो आंध्र प्रदेश के लीडर थे, वो 56 दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे कि थाना नहीं था उनका। नहीं, नहीं बचे, इनकी डेथ हो गई थी, प्रूव्ड फैटल एंड डाइड। इनके बाद इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए कि भाई हाँ एक आदमी ने इतनी मेहनत की है, इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए और ये सब वेन में ना जाए, कि ये सब वेस्ट ना जाए, तो उस टाइम पे सरकार ने प्रदेश बनाया था, दैट वाज आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाम याद रखना, पोटी श्रीमलू। वो ठीक है, जब नए स्टेट सब बन जाएंगे तो ये एबोलिश कर देंगे क्लासिफिकेशन को किसकी, ये जो ABCD वाले थे ये। भाषा के आधार पर। एक एक्ट है 1956 का, बहुत फेमस एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसको तुम आंसर राइटिंग में या किसी भी चीज में भी यूज कर सकते हो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इन दोनों ने कंबाइंडली क्या बनाया था? 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी। 14 और रिकमेंडेड था 16-3 और 14-6 एक्सेप्ट हुआ था जो। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 प्लस 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। रिकमेंड क्या किया था? कितने स्टेट? 16, 3 यूटीज, लेकिन जो बने थे वो कितने थे? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज। यानी स्टेट जो स्टार्टिंग में बने थे वो सिर्फ कितने बने थे? 14। उसके बाद 15, 16, 17, 18, उसी से क्वेश्चन बनता है। इसके जो बाद के स्टेट्स हैं, उनकी क्रोनोलॉजी रटनी पड़ेगी। एग्जामिनर इसमें अगर टफ क्वेश्चन बनाता है तो वो इस तरह से बनाएगा कि ऐसे बोल देगा तुमको कि राइट द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द स्टेट्स वर फॉर्म्ड, ठीक है, और उसमें 4 या 6 स्टेट्स के नाम देगा और फिर तुमसे पूछेगा कि इनको अरेंज करो 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 1 4 इस तरह करके, ठीक है। तो ये हमें ईयर ना भी याद हो, ईयर याद नहीं करना कि किस स्टेट किस ईयर में कौन सा स्टेट आया, लेकिन 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये लगभग याद होनी चाहिए हमको, ठीक। 3 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। 16th स्टेट कौन सा बना था? फोर्टींथ के बाद 15th। महाराष्ट्र पहले बना या गुजरात?
15 कौन सा बना? गुजरात है सर। 15 कौन सा बना? गुजरात। 16, महाराष्ट्र। 17, दादर नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली। 18th गोवा पहले स्टेट बना था, ध्यान रखना। 19th वो तो अपनी स्टेट है। अरे लिखी होगी ना इसमें। 20th पुडुचेरी। नागालैंड। देन फिर हरियाणा, चंडीगढ़। नागालैंड के बाद हरियाणा, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। फिर दोबारा से गोवा, फिर अब यूटी बनाए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है, नंबर लिख ले अपने हिसाब से। ठीक है, हाँ नोट्स में लिखा है। जम्मू कश्मीर एंड तेलंगाना के बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब ये देखो, इसको याद कैसे रखोगे? एग्जामिनर जब कंफ्यूज करता है तो किस तरह से कंफ्यूज करेगा? वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो पैटर्न तुम्हें देगा वो इस तरह से देगा कि मणिपुर की जगह क्या रख देगा? पहले मिजोरम, और फिर रख देगा त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट वाले याद कर लेना कि पहले कौन सा आया था नॉर्थ ईस्ट में? मणिपुर, फिर आया था त्रिपुरा, फिर आया था मेघालय, फिर सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इसमें सबसे पहले इनमें से मणिपुर आया था और सबसे बाद में इसमें अरुणाचल प्रदेश आया था। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बाद के ये ध्यान रह ही जाएंगे। 15th याद रख लेना, गुजरात था, उसके बाद महाराष्ट्र आया था। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ बचा? इसके बाद कुछ नहीं बचा। हाँ, ये था न्यू चेंज या नेम चेंज? उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी। वो चेंज होके क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश। सबसे पहले नाम जो चेंज हुआ था वो यूपी का हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश बना था। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर योर यूनियन एंड टेरिटरीज। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, कौन सा? सिटीजनशिप। ठीक है।